Hello students, today we are going to start our next chapter, chapter 11th, Dual Nature of Radiation and Matter. ड्यूल नेचर का मतलब क्या है कि जो मैटर है चाहे रेडिएशन है उनकी ड्यूल नेचर होती है. मैटर भी एज अ रेडिएशन और एज अ मैटर दोनों की तरह बिहेव करता है और रेडिएशन का भी पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है. बाय ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन वी मीन दैट अ रेडिएशन बिहेव्स एज अ बोथ particle as well as wave. The various phenomena concerning radiation can be divided into three parts. Phenomena such as interference, diffraction, polarization, ये सारे जो होते हैं जिसमें interaction of radiation होती है with radiation itself, उनको वो किस पे बेस होते हैं? वेव नेचर पर. Such phenomena can be explained on the basis of wave nature of radiation only. और जो फिनोमिना होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, जिसमें रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है विद मैटर, ये सारे फिनोमिना एक्सप्लेन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशन. For instance, in these effects, when a photon of radiation strikes a metal surface, it gives up all its energy to single electron in an atom. जैसे आपने रिफ्रैक्शन में भी पढ़ा था. तो जो पार्टिकल है, जैसे बॉल नीचे आके ऊपर जाती है फ्लोर पे और अगर आप सीधी फेंकते हो बॉल तो सीधी ऊपर आती है, वैसे ही जो आपकी लाइट रे थी वो उसने बिहेव किया था. और इसी टाइप से जब मेटल सरफेस पर कोई आप पार्टिकल फेंकते हो, मान लो जैसे वॉल है, वॉल पे आपने पत्थर मारा, वॉल कच्ची है तो उसमें से जो मिट्टी वगैरह है वो बाहर आ जाएगी अगर आपकी वॉल मिट्टी की बनी हुई है. ऐसे ही जब फोटोन एक मेटल सरफेस पे फॉल करते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है. तो इसने कैसे बिहेव किया? एज अ पार्टिकल. और जो फिनोमिना है जैसे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जिसमें इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन टेक्स प्लेस नाइदर विद इटसेल्फ नॉर विद मैटर, इनको हम दोनों नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पार्टिकल से भी और वेव से भी. जैसे अभी मैंने आपको बॉल वाला एग्जांपल लिया था, उसमें पार्टिकल लिया था. आगे आप वेव नेचर आगे जब डिटेल में पढ़ोगे तब आप इसको वेव नेचर से. Therefore, it depends from experiment to experiment. Radiation has a particular nature. Either it possesses wave nature or possesses particle nature. Now, what is photon? Photon is the package of energy which is propagated with the speed of light. Properties क्या हैं? ये पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं. हर फोटोन की एनर्जी फिक्स होती है और मोमेंटम एनर्जी होती है एच न्यू. न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी. न्यू तो आप लिख सकते हो सी बाई में लैम्डा. एंड मोमेंटम की वे क्या वैल्यू होती है? ई स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू ई होता है, या पी इज इक्वल टू एम वी होता है ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर से आप रिलेशन निकाल सकते हो. तो एनर्जी आपके पास सी एच न्यू, तो एच न्यू बाई सी क्या आ जाएगा आपके पास? पी. या आप इसको ये भी लिख सकते हो एच बाई लैम्डा. ये जो h बाय लैम्डा है इज इक्वल टू पी, ये डी ब्रोडली ने भी बताया था. बाय द रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, पी आ जाएगा h बाय लैम्डा. अब आपको यहाँ पे हर जो आप यूज़ कर रहे हो सिंबल्स उनका मीनिंग पता होना चाहिए. h क्या होता है आपके पास? प्लैंक्स कांस्टेंट. न्यू फ्रीक्वेंसी, ई एनर्जी दैट इज h न्यू और h c बाय लैम्डा. c स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस. Lambda is wavelength. H is 6.634 into 10 raised to the power minus 34 joule second. Now जो वो photons हैं वो travel करते हैं through space with the speed of light. Photons energy is independent of the intensity of radiation. इंटेंसिटी से आप नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करते हो, बट एक फोटोन की जो एनर्जी है वो फिक्स रहती है. बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ओनली नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड ऑन दैट सरफेस इंक्रीजेज व्हाइल ईच फोटोन हैव द सेम एनर्जी. फ्रीक्वेंसी जो होती है
वो चेंज नहीं करती जब फोटोन डिफरेंट मीडिया से ट्रैवल करता है। जैसे हमने लाइट के केस में भी बोला था कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एज इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उससे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ओनली वेलोसिटी चेंज होती है। सेम यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती फोटोन की, जो वो डिफरेंट मीडिया से ट्रैवल करता है। वेलोसिटी डिफरेंट मीडियम में क्या होती है, डिफरेंट। और वेलोसिटी डिफरेंट होती क्यों है, क्योंकि न्यू होता है प्लस सी बाई लैम्डा, लैम्डा चेंज हो जाता है, दैट्स वाई जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज ज़ीरो। रेस्ट मास क्या होता है, ये मतलब जब फोटोन मूव नहीं कर रहा। अब जब फोटोन मूव करता है विद द ट्रैवल करता है विद द स्पीड कंपेरेबल टू सी, जैसे 3 × 10⁸ है ना, तो 10⁻7 टू 10⁻9 वाली जो स्पीड होगी वो कंपेरेबल होगी, बट लाइट से ज़्यादा स्पीड तो हो नहीं सकती, तो इसको हम लेते हैं 10⁻7 टू 10⁻8। तो इस स्पीड के साथ अगर फोटोन मूव कर रहा है तो उसका मास चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग इन द रिलेशन विद m is equal to m0 by √1 minus v square by c square. m0 is the rest mass. अगर v is equal to c बन जाए, मतलब जैसे फोटोन है उसमें लाइट ही तो है फोटोन, तो लाइट की स्पीड, तो यहाँ पर m0 के अपॉन में क्या आ गया, √1 माइनस 1, तो m0 क्या आ जाएगा, m इंटू ज़ीरो, तो रेस्ट मास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। All the photons of a particular frequency or a wavelength have the same energy and have the same momentum. Because यहाँ पे भी क्या आ रही है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर भी क्या आ रही है फ्रीक्वेंसी। h और c कॉन्स्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो कॉन्स्टेंट है, h प्लैंक्स कॉन्स्टेंट और यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, वो तो हमेशा ही कॉन्स्टेंट रहता है। All the photons of a particular frequency or wavelength have the same energy and have same momentum. The photon and electron collision are elastic, so energy and momentum are conserved. जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन कॉलिजन होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक कॉलिजन आपने 4th यूनिट में पढ़ा था, जिसमें एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व रहता है। सो यहाँ पर भी क्या रहेगा, एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा। द नंबर ऑफ फोटॉन्स मे नॉट बी कंजर्व्ड इन अ कॉलिजन। इंटेंसिटी चेंज हो सकती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्व और मे बी एमिटेड फर्दर। कुछ पार्ट मैटर का फोटॉन्स में मतलब एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, बट जो उसकी एक फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम है वो सेम रहेगा। वन फोटोन में बी ऑब्जर्व्ड or a new photon may be created, but energy and momentum of a photon is always conserved. Photon is not a material body, but it is a packet of energy. ये कोई मटेरियल बॉडी नहीं है, बस एनर्जी का ही एक पैकेट है जो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटोन प्रेजेंट इन द लाइट। नाउ वर्क फंक्शन होता है जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बाय द इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस सो एज टू ओवरकम द रीस्ट्रेनिंग फोर्स एट द सरफेस। मतलब कोई आपके पास मेटल सरफेस है, इससे आपको कितनी एनर्जी देनी है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाए। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए फ्रॉम अ मेटल सरफेस जितनी से वो बाइंड है, जितनी उससे रीस्टोरिंग फोर्स है, उसको ओवरकम करके बाहर आने के लिए जितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब उसको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। इट इज़ डिनोटेड बाय फाई नोट एंड मेजर वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी कॉमनली यूज इन द एटम्स। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में जो हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं यूनिट, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं। अदरवाइज़ हम जूल यूज़ करते हैं ना, पर हम ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन एमिशन? द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। फर्स्ट है थर्म आयनिक। थर्म आयनिक का मतलब थर्म जो है वो हीट की यूनिट है। जैसे कैलोरीज एंड जूल है, वैसे ही थर्म भी हीट की ही यूनिट होती है।
आयनिक मेटल के लिए, तो मेटल से अगर हम हीट दे के इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो उसको बोलेंगे थर्माइनिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा, जब हम लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी की फोल्ड करवाते हैं ऑन अ मेटल सरफेस, तब जो एमिशन होएगा इलेक्ट्रॉन एमिशन, उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नेक्स्ट है फील्ड एमिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का एमिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंडरी एमिशन, मतलब जो एक हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया वो क्या होएगा, प्राइमरी। अगर उस इलेक्ट्रॉन ने फर्दर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ फिनोमिना ऑफ emission of electron from the surface of metal when radiation of suitable frequency fall on them। यहाँ पर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिकल एमिशन, मतलब लाइट का यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवा रहे हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। यहाँ पर हमने एक ट्यूब ली है, इसमें हमने ट्यूब जो लिया वो इवैक्यूएटेड, मतलब कोई भी एयर नहीं होनी चाहिए, अंदर वैक्यूम होना चाहिए। ये ग्लास की भी हो सकती है और क्वार्ट्ज की भी हो सकती है। इसमें हमने लेनी है एक फोटो सेंसिटिव प्लेट सी, जिसको हम एमीटर बोलते हैं, और एक मेटल प्लेट मीन्स कलेक्टर ए, और एक ट्रांसपेरेंट विंडो डब्ल्यू। ये विंडो है जिसको हमने सील किया हुआ है ऑन द ग्लास ट्यूब विच कैन बी कवर्ड विद अ फिल्टर फॉर अ लाइट ऑफ पर्टिकुलर रेडिएशन। मतलब बाहर से कोई और लाइट एंटर ना कर जाए, सिर्फ जो लाइट हम यहाँ पे प्रोवाइड करें सिर्फ वही एंटर करे, यहाँ से ना आए, यहाँ से ना आए, सिर्फ इस विंडो से लाइट आए। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक विंडो बनाई है। अब जब लाइट ऑफ मोनोक्रोमैटिक फ्रीक्वेंसी जो हमने सोर्स एस से ऑब्टेन किया, जब इस पर फॉल करेगी फोटो सेंसिटिव प्लेट पे, क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होएगा। बट अब इस इलेक्ट्रॉन का एमिशन का हमें क्या पता चलेगा, तो हमने यहाँ पर इसको एक कनेक्ट कर दिया इन अ सर्किट। यहाँ पर हमने एमीटर लगा दिया, यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी। इलेक्ट्रॉन टू टोन कलेक्ट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ना, तो यहाँ पर हमने इस साइड पॉजिटिव रखना है और इस साइड नेगेटिव, ताकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता रहे। मूवमेंट होएगा तो करंट आएगा और वो करंट डिटेक्ट हो जाएगा बाय द एमीटर माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर क्या डिटेक्ट कर लेगा, क्या मेजर कर लेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फिर है इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जब हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग ऑन दैट सरफेस विल इंक्रीज। तो ये फोटोन भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये भी, ये भी, ये भी। मान लो इसने दिए, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होएगा, जो करंट है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitting through the surface increases. Next is effect of the potential of plate A with respect to plate C. पोटेंशियल बढ़ाने से क्या होएगा, जो उनको पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन्स तो वो ज़्यादा मिल रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मिलने से वो ज़्यादा स्पीडली मूव करेंगे, मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगा। तो जब आप पोटेंशियल इंक्रीज़ करते हो तो उनका जो करंट है वो क्या करता है, इंक्रीज़। फिर जो उनका मैक्सिमम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट। उसके बाद हमें अगर हम पोटेंशियल बढ़ा भी रहे हैं तो भी उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ नहीं करेगी। और अगर हम इंटेंसिटी भी बढ़ा रहे हैं, जैसे I1 था, ये I2, ये I3, अगर I3 ग्रेटर है I2 से और I2 ग्रेटर है I1 से, तो I3 के लिए सबसे ज़्यादा करंट मिलेगा। क्लियर। अब काइनेटिक एनर्जी मिलती कितनी है, जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और माइनस में जो उसका वर्क फंक्शन है वो कितनी आएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब जितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मान लो वो स्पीड है उसकी, मान लो 5 है, तो अगर आपने इसको स्टॉप करना है तो आपको -5 अप्लाई करना पड़ेगा ना।
तो जितनी स्पीड से आप वो मूव करते हैं उसके अपोजिट में हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है उनको स्टॉप करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो -v0 है वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रेस्ट पे लाने के लिए आपको कितना पोटेंशियल देना पड़ रहा है, दैट इज़ स्टॉपिंग पोटेंशियल। डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए हमें सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा है बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हमें, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे रिलेशन लिखा था कि एनर्जी माइनस में वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ पर सिर्फ एनर्जी का ही रोल है काइनेटिक एनर्जी में और इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ाने से ओनली नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, करंट बढ़ता है। Hence we conclude that all the photons emitted from the plate C are not having the same kinetic energy, और maximum kinetic energy of the emitted photo डिपेंड करती है ऑन द रेडिएशन सोर्स एंड नेचर ऑफ द मटेरियल पर। ठीक है, अब जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो हमें फर्स्टली करंट है वो डिफरेंट मिलेगा, बट बाद में जो उसका सैचुरेटेड करंट है वो सेम मिलेगा। मतलब जितना वो मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम हो जाएगा। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए डिफरेंट मिलेगी। द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव ज़्यादा होएगी अगर हम हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इंसिडेंट करवा रहे हैं, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, बट सैचुरेटेड करंट सेम है, वो सिर्फ इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। Now the effect of threshold frequency. For a given photosensitive material, the stopping potential varies linearly with the frequency of incident radiation. फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियर वेरिएशन है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, वर्क फंक्शन सेम है, ये सेम है हर किसी के लिए। तो जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, एनर्जी बढ़ाने से वो बढ़ रही है, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी लीनियर वेरी करेगा विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल देयर इज़ अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी V0 फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ ज़ीरो। और वो तब आएगा जब आप एनर्जी दे रहे हो थ्रेशोल्ड के इक्वली। थ्रेशोल्ड का मतलब जो मिनिमम उसको रिक्वायर्ड है, मतलब यहाँ पर एच न्यू क्या दे रहा है, एच न्यू थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन। तो आपने सप्लाई भी उतनी ही किया, उसको एनर्जी प्रोवाइड ही उतनी करी है। तो यहाँ पर जो आप डिफरेंस लोगे ई माइनस वर्क फंक्शन का, वो तो सेम ही है दोनों, तो ज़ीरो ही आ जाएगा डिफरेंस। दैट्स वाई जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बचेगी EV0, वो भी कितनी बचेगी, ज़ीरो। नाउ हायर इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ फॉर अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल, greater is the value of threshold frequency। अगर वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, W इज़ इक्वल टू एच न्यू थ्रेशोल्ड। तो अगर आपके पास न्यू ज़्यादा है तो वर्क फंक्शन ज़्यादा होएगा, वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो न्यू भी ज़्यादा होएगा। क्लियर।